जैसे मोहम्मद चिप मौलाना मसूद अजहर। ये पाकिस्तान से इंडिया, बांग्लादेश के ढाका से पुर्तगाली पासपोर्ट पर दिल्ली आता है। चेक पोस्ट पर पकड़ा जाता है और इसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जेल में एक थप्पड़ लगने के बाद ही सारे राज उगलने लग जाता है। ये जब से इंडिया से छूट कर गया है तब से अब तक कई भारत के ऊपर आतंकी हमले करा चुका है। मौलाना मसूद अजहर का जन्म पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में 10 जुलाई 1968 को हुआ था। इसके पिता एक गवर्नमेंट स्कूल में हेडमास्टर थे, साथ साथ देवबंदी विचारधारा वाले मौलवी भी थे। मसूद 8वीं तक की पढ़ाई बहावलपुर में ही करता है। इसके बाद इसके पिता इसकी एडमिशन कराची के जामिया इस्लामिक स्कूल में करा देते हैं, लेकिन इसका मन यहाँ पर हायर स्टडी के बजाय जिहाद वगैरह में लगने लगता है। यहीं से साल 1989 में आलिम के रूप में ग्रेजुएशन करता है और एक टीचर के रूप में नियुक्त हो जाता है। जब ये शुरू में पढ़ाई करने के लिए कराची आया था, उसी दौरान हरकत उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के संपर्क में आ गया था। 90s के दशक के शुरुआत में जब इसकी एज तकरीबन 22 साल थी, तब इसको ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान भेजा जाता है हरकत उल मुजाहिदीन संगठन के द्वारा। उस समय मसूद की फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी सही नहीं थी कि वो 40 दिन का जो ट्रेनिंग का कोर्स था उसे पूरा कर सके। वहां पर इसकी 40 दिनों की ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ बेसिक ट्रेनिंग कर लेता है और फिर वापस पाकिस्तान लौट जाता है। पाकिस्तान वापस आने के बाद जिहाद का जहर फैलाना शुरू कर देता है। जिहाद को लेकर यूथ में एक अलग ही बीज बोने लगता है, उनका ब्रेन वॉश करने लग जाता है। फिर इसके बाद उसे दूसरे काम पर लगा दिया जाता है। उस समय एक मैगजीन थी अफगानिस्तान में, सदाए मुजाहिदीन, जिसे आतंकियों ने शुरू करी थी, जिससे जो आने वाले यूथ हैं उनका ब्रेन वॉश किया जा सके, उन्हें टेररिज्म के राह पर लाया जा सके। इस मैगजीन में अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन थे उनकी बहादुरियां और भी जो उनके कारनामे थे उसके बारे में बताया जाता था। इसी काम पर मसूद अजहर को लगा दिया जाता है। मैगजीन में टोटल 1000 प्रिंट थे। इन्हें मुफ्त में अलग अलग जगहों पर देना शुरू कर देता है। अफगानिस्तान के कई सारे मदरसों में, मस्जिदों में देता है और आतंकी संगठनों के बीच में बांटता है। इसका यह काम अच्छे से चलता है और आगे चलकर जो इसको मैगजीन का काम मिला था, इसमें सक्सेस भी मिलने लगती है। इसी सक्सेस को देखकर जो हरकत उल मुजाहिदीन के लीडर्स थे उनके बीच में इसका नाम बढ़ने लगता है और वो लोग इससे इम्प्रेस होकर इसको विदेशी दौरे पर भेजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरह से बोलना आता था। वो स्पीच वगैरह सही तरीका से दे लेता था। सबसे पहले उसे सऊदी अरब भेजा जाता है हज करने के लिए। वहां जाता है, स्पीचेस देता है एंड कुछ ही दिनों में सऊदी अरब में 3 लाख का चंदा इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि वो चंदा इकट्ठा करने में काफी माहिर था। फिर इसके बाद अफ्रीकी देश जाम्बिया जाता है। वहां पर भी 1 महीने में करीबन 22 लाख का चंदा इकट्ठा कर लेता है। जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनके लिए ये चंदा इकट्ठा करता था। इसके बाद ये ब्रिटेन जाता है। फिर इसके अलावा भी मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम, अल्बानिया और भी कंट्रीज में जाता है। वहां जाकर के जो पढ़ने वाले लड़के थे, जो इस तरह के सोच के थे, उनके बीच में जाकर के स्पीचेस देता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। ये सब इसका काम चल ही रहा था। इसके बाद मसूद अजहर को डायरेक्ट कश्मीर के काम पर लगा दिया जाता है। अब ये यहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पर कई बार जाता है, वहां जाकर स्पीचेस देता है, बाकी जो अलग अलग कंट्रीज में दे कर आया था। यहाँ पर जो यंग लड़के थे उनको टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए, बंदूक उठाने के लिए और इंडिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाना शुरू कर देता है। इसकी स्पीचेस भी ऐसी होती थी कि जो यंग लड़के थे उनको प्रभावित कर देती थी। इससे जस्ट पहले 1993 में हरकत उल जिहाद और हरकत उल मुजाहिदीन को मिलाकर हरकत उल अंसार बनाया गया था। तो इन दोनों संगठनों के जो लीडर्स थे उनके बीच में मतभेद चलते थे। इस मतभेद को सोल्व कराने के लिए ये डिसीजन लिया जाता है कि मसूद अजहर को इंडिया भेजा जाएगा। वो इंडिया आने के लिए रेडी होता है। सबसे पहले बांग्लादेश जाता है, फिर बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से पुर्तगाली पासपोर्ट पर, जिस पर उसका नाम वली अदम ईसा था, उसी पासपोर्ट पर 29 जनवरी 1994 को ढाका से दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरता है। उतरने के बाद उससे वहां के ड्यूटी ऑफिसर पूछताछ भी करते हैं। उससे पूछा जाता है कि आप पुर्तगाली तो नहीं लगते, आपके पुर्तगाली पासपोर्ट पर वली अदम ईसा नाम है। तो मसूद इसका जवाब देता है कि एक्चुअल में मैं गुजरात मूल का हूँ, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। IGI एयरपोर्ट पर जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे वो इतना सुनने के बाद उसके पासपोर्ट पर मुहर लगा देते हैं। और मसूद अजहर दिल्ली एंटर हो चुका था।
इसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। फिर वो टैक्सी लेता है और टैक्सी वाले से बोलता है कि मुझे यहाँ के किसी अच्छे होटल में ले चलो। तो उसे दिल्ली के चाणक्यपुरी में मौजूद अशोका होटल में लाया जाता है। वहाँ जाकर स्टे करता है और उसके बाद वहाँ से फोन लगवाता है अशरफ डार को, जो एक कश्मीरी था। जब अशरफ डार मसूद अजहर से मिलने पहुँचता है तो अपने साथ एक हरकत उल अंसार के टेररिस्ट को साथ में लेके आता है, जिसका नाम अब्बू महमूद था। ये सब मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं। फिर मसूद अजहर बोलता है कि मैं देवबंद जाना चाहता हूँ, जो देवबंदी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी कब्र पर जाकर प्रे करना चाहता हूँ। फिर मसूद अजहर को अशरफ डार और साथ में जो अब्बू महमूद था वो मारुति कार से उसे दिल्ली से देवबंद ले जाते हैं। वहाँ जाकर दारू उलूम देवबंद में एक रात रुकते हैं और वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको मसूद प्रे वगैरह करता है, जिसके लिए ये वहाँ पहुँचा था। फिर ये लोग यहाँ से सहारनपुर जाते हैं। सहारनपुर में तबलीग उल जमात मस्जिद में एक रात रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मसूद अजहर अपना रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं किया था। वो वही पुर्तगाली पासपोर्ट पर जो उसका नाम था वली अदम ईसा, इसी नाम पर यहाँ भी रुका हुआ था। फिर 31 जनवरी को ये लोग वापस दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर इस बार मसूद अजहर होटल जनपथ में रुकता है, क्योंकि इसको तो फाइनली श्रीनगर जाना था, जो उन दोनों संगठनों हरकत उल जिहाद और हरकत उल मुजाहिदीन को मिलाकर हरकत उल अंसार बनाया गया था। उनके लीडर्स के बीच में जो मतभेद चल रहे थे उसे सुलझाने। लेकिन उसकी जो फ्लाइट थी श्रीनगर की वो 9 फरवरी की थी, उसमें अभी टाइम था। तो सोचा कि अब्बू हसन नदवी अली मियाँ से मिलने चला जाए, जो लखनऊ के एक मदरसे में रहते थे। इसी के तहत वो बस से दिल्ली से लखनऊ निकल जाता है। बताया जाता है कि 6 से 7 फरवरी 1994 का दिन था जब वो दिल्ली से लखनऊ गया था। यहाँ पर जो अली मियाँ थे उनसे इसका मिलना नहीं हो पाता है। फिर वापस बाई बस ही लखनऊ से दिल्ली आ जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद इस बार करोल बाग के होटल शीश महल में रुकता है। मसूद अजहर अपना कई दिन दिल्ली में गुजार चुका था, लेकिन जितने भी होटल में रुका था उन सारे जगहों पर अपना वही पुर्तगाली पासपोर्ट वाला नाम वली अदम ईसा ही दर्ज कराया था। फिर 8 फरवरी 1994 को मसूद दिल्ली के निजामुद्दीन में जाता है। ये वहां जाने के बाद 12 कंपास खरीदा, जो कश्मीर के अंदर टेररिस्ट थे उनको एज अ गिफ्ट देने के लिए। अब आता है अगला दिन 9 फरवरी 1994। उसी दिन श्रीनगर के लिए उसकी फ्लाइट भी होती है। दिल्ली से फ्लाइट लेकर श्रीनगर पहुंचता है। जो अशरफ डार था वो दिल्ली से ही मसूद के साथ में ही होता है। पहले से ही श्रीनगर के लाल बाजार के एक मदरसे में मसूद के लिए रूम अरेंज कर दिया गया था। ये यहाँ रूम पे स्टे करता है। इसके बाद देर रात को इसे एक हाइड आउट जंगल में ले जाया जाता है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है सज्जाद अफगानी से, जो एक टेररिस्ट था। सज्जाद अफगानी के साथ में एक और पर्सन था जिसका नाम अजमल बिलाल था, जो हरकत उल जिहाद का टेररिस्ट था। यहाँ पर ये लोग रुकते हैं, बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फिर अगली सुबह 10 फरवरी 1994 को मसूद अजहर एक जगह पड़ता है माटीगुन, वहाँ जाता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान से आए हुए जितने भी टेररिस्ट थे उन्हें वहाँ पर बुलाया गया था, जिनका मसूद अजहर समझौता कराने वाला था, जिनका सुलह कराने वाला था। वो सारे टेररिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। मसूद अपने स्टेटमेंट में खुद बताता है कि उससे मिलकर सारे टेररिस्ट खुश थे, उसके विजिट से बहुत ज्यादा ही खुश थे। साथ ही हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद के सभी टेररिस्ट से बातचीत करता है। जो भी उनके बीच में अनबन चल रही थी उसका समझौता कराता है। फिर अगले दिन 11 फरवरी 1994 को मसूद अजहर और सज्जाद अफगानी के साथ में एक और टेररिस्ट था जिसका नाम फारूक था। ये लोग साथ में ही माटीगुन से एक कार से वापस लौट रहे थे, तभी इनकी कार बीच में ही खराब हो जाती है और रुक जाती है। इसके बाद ये तीनों लोग ऑटो लेते हैं और बैठकर चल देते हैं। कुछ ही दूर आगे जाने पर चेक पोस्ट पड़ता है। यहाँ पर आर्मी के जवान चेकिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही ये लोग चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं इन्हें रोक लिया जाता है। जैसे ही ऑटो को रोका जाता है तो जो इनके साथ में फारूक था वो निकल कर भागना शुरू कर देता है और फायरिंग भी शुरू कर देता है। रिप्लाई में आर्मी के जवान जो थे वो भी फायरिंग करते हैं, लेकिन फारूक बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। और इसी बीच सज्जाद अफगानी और मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये गिरफ्तार किए गए थे वो 11 फरवरी 1994 का ही दिन था। जब मसूद को गिरफ्तार किया गया था तब ये किसी को नहीं पता था कि इंडिया पर कितना अटैक्स करने वाला है, आगे जाकर इंडिया को कितना ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। सबसे पहले इसे बदामी बाग कैंटोनमेंट में रखा जाता है, फिर दिल्ली के तिहाड़ जेल में और लास्ट में इसे जम्मू के कोट भलवल जेल में बंद कर दिया जाता है। जब मसूद अजहर यहाँ रह रहा था तब ये बार बार बोलता था कि आप लोग नहीं जानते कि मैं असल में हूँ कौन, आप लोग मुझे ज्यादा दिनों तक कस्टडी में नहीं रख पाओगे, आपको नहीं पता कि मेरी पॉपुलरिटी कितनी है और मैं पाकिस्तान और ISI के लिए कितना जरूरी हूँ। इनफैक्ट अरेस्ट होने पर भी ये बोला था कि कश्मीर को आजाद कराने के लिए 12 देशों से इस्लाम के सैनिक आए हैं, हम आपके कार्बाइन का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। मसूद अजहर लगातार पूछताछ के दौरान भी यही सब बातें बोलता था, अपनी सेखी बधाता था। तभी उसी दौरान आर्मी के एक जवान ने जोरदार थप्पड़
थप्पड़ जड़ दिया था। बताया जाता है कि मसूद अजहर उस थप्पड़ से इतना ज्यादा डर गया था कि वह खुद ब खुद पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे, हरकत उल अंसार, हरकत उल जिहाद और हरकत उल मुजाहिदीन, इन सभी की जानकारियां देना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट ISI तक की इंफॉर्मेशन रिवील करने लग गया था। जो अफगानी टेररिस्ट हैं वो कश्मीर में कैसे घुसपैठ करते हैं, कैसे हरकत उल जिहाद और हरकत उल मुजाहिदीन को मिलाकर हरकत उल अंसार बनाया गया है, और खुद को हरकत उल अंसार का सेक्रेटरी बताता था। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिवील करता जा रहा था। साथ ही बिना ज्यादा फोर्स किए उसके साथ जो टेररिस्ट पकड़ा गया था सज्जाद अफगानी, उसका आइडेंटिटी तक रिवील कर दिया। तब तक जो ऑफिसर्स थे उनको ये समझ आ चुकी थी कि ये जो हमारे हाथ लगे हैं बहुत बड़े जैकपॉट हैं, इनसे और भी इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। फिर मसूद अजहर से पूछताछ के ही दौरान एक टेररिस्ट था उमर सईद शेख, उसका फोटोग्राफ दिखाया जाता है कि इन दोनों का संबंध क्या है, लेकिन यहाँ पर मसूद उमर सईद शेख को पहचानने से साफ इनकार कर देता है। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है मसूद अजहर को भारत से रिहा कराने की। अक्टूबर 1994 में मसूद अजहर को जेल से रिहा कराने के लिए उमर सईद शेख द्वारा भारत घूमने आए 4 विदेशी टूरिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है। ये वही उमर सईद शेख है जिसे जेल में मसूद अजहर ने पहचानने से इनकार कर दिया था। ये भी हरकत उल अंसार का ही एक मेंबर है। सबसे पहले उन विदेशी टूरिस्टों से दोस्ती करता है और उन्हें अपना नाम उमर सईद शेख के बजाय रोहित शर्मा बताता है और उनसे ये भी बोलता है कि मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ। फिर उन्हें गाँव घुमाने के लिए बोलता है और उनको राजी कर लेता है। उन्हें सहारनपुर के पास एक गांव में ले जाता है और उनको वहां पर ले जाकर के बंदी बना लेता है, लेकिन उमर का ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है और उन टूरिस्ट को इसके कैद से छुड़ा लिया जाता है और उमर सईद शेख को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर जुलाई 1995 में अल्फरान नाम के संगठन के आतंकियों द्वारा 5 टूरिस्ट को किडनैप कर लिया जाता है। इनको भी छोड़ने के बदले मसूद अजहर की रिहाई मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर भी इनका अटेम्प्ट फेल हो जाता है। ये जो अल्फरान नाम का संगठन था ये भी हरकत उल अंसार का ही एक ब्रांच था। ये भी बताया जाता है कि जब अल्फरान के आतंकियों द्वारा मसूद की रिहाई मांगी जा रही थी उस समय पहली बार दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन के द्वारा सिफारिश की जाती है भारत सरकार से कि मसूद अजहर को रिहा कर दिया जाए, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस पर कोई आरोप नहीं है। इसके बाद इस पर और शक बढ़ जाती है। अब यहाँ पर रियलाइज हो चुका था कि मसूद अजहर कोई आम इंसान नहीं है, इसका पक्का कुछ न कुछ बड़ा नेटवर्क है। फिर 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल में ही मसूद अजहर, सज्जाद अफगानी और भी जो टेररिस्ट यहाँ बंद थे उनके द्वारा एक सुरंग खोदी जाती है भागने के लिए। यहाँ पर सज्जाद अफगानी और भी जो टेररिस्ट थे उनके साथ मसूद अजहर भी सुरंग में उतरता है भागने के लिए, लेकिन 6 फीट अंदर जाने के बाद ही वापस लौट जाता है, क्योंकि जो बाकी लोग थे वो दुबले पतले थे और मसूद मोटा थुलथुला था। ये फंसने के डर से वापस आ गया। बाकी जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उसमें से एक सज्जाद अफगानी भी था, तो वो जेल के रूल ब्रेक के फायरिंग के दौरान मारा गया। 24 दिसंबर 1999 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को रिहा करने के बदले $200 मिलियन की मांग करते हैं। साथ ही साथ और भी बड़ी डिमांड करते हैं, जैसे कि मसूद अजहर और उसके साथ 34 टेररिस्ट को इंडिया की जेल से रिहा करने की मांग और सज्जाद अफगानी की डेथ बॉडी की भी मांग करते हैं। नेपाल के काठमांडू से हाईजैकर्स फ्लाइट को हाईजैक करने के बाद सबसे पहले पंजाब के अमृतसर ले जाते हैं, फिर पाकिस्तान के लाहौर ले जाते हैं, फिर दुबई, इसके बाद लास्ट में अफगानिस्तान के कंधार ले जाते हैं। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का रूल था। इससे पहले जब ये फ्लाइट दुबई में लैंड हुई थी तभी कड़ी नेगोशिएशन के बाद 35 पैसेंजर को हाईजैकर्स द्वारा रिलीज कर दिया गया था और इन पैसेंजर्स के द्वारा फ्लाइट के अंदर की काफी इंफॉर्मेशन का भी पता चला था। अब यहाँ पर कंधार में फ्लाइट लैंड थी। कई दिनों तक हाईजैकर्स से नेगोशिएशन चलता है। उनकी जो मांगे थी 35 टेररिस्ट को भारत से रिहा कराने की, उसे कई दिनों तक नेगोशिएट करने के बाद 35 से घटाकर 3 कर दिया जाता है और हाईजैकर्स मान भी जाते हैं। ये जो 3 टेररिस्ट को छोड़ने की बात हो रही है इसमें तो जायज है कि मसूद अजहर का नाम होगा ही, इसके अलावा 2 और नाम था, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। मसूद अजहर जम्मू की कोट भलवल जेल में बंद था, उमर सईद शेख दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और मुश्ताक अहमद जरगर जो था वो श्रीनगर की जेल में बंद था। इन तीनों को अब कंधार ले जाना था। मसूद और मुश्ताक को श्रीनगर लाया जाता है। दोनों को रॉ के एक छोटे से जहाज में पिछले हिस्से में बैठा
दिया जाता है और इन दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इनको कंधार ले जाने से पहले दिल्ली ले जाया जाता है, क्योंकि उस समय के विदेश मंत्री जसवंत सिंह दिल्ली में इनका वेट कर रहे होते हैं। दिल्ली आते ही इन दोनों को जसवंत सिंह के जहाज में ले जाया जाता है। पहले से ही तीसरा टेररिस्ट उमर सईद शेख जसवंत सिंह के जहाज में मौजूद होता है। इन दोनों को कंधार ले जाया जाता है, साथ में जसवंत सिंह और अजीत डोभाल भी होते हैं। इनकी फ्लाइट कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करती है। लैंड करने के बाद सबसे पहले तीनों टेररिस्ट को फ्लाइट से नीचे उतारा जाता है। उन तीनों को उतरते ही फ्लाइट की सीढ़ियां हटा दी जाती है, जिससे कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो नीचे न आ सकें। ये सब बातें जसवंत सिंह की बुक अ कॉल टू ऑनर में लिखी गई है। मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर ये तीनों नीचे उतरते हैं। इनका स्वागत भी बहुत गर्मजोशी से किया जाता है। वहां पर इन तीनों को लेने के लिए ISI के लोग आए होते हैं, कई टेररिस्ट भी आए होते हैं और इनके रिश्तेदारों को भी पाकिस्तान से कंधार बुलाया गया होता है, ताकि इनकी पहचान हो सके कि ये वही लोग हैं कि उनके हमशक्ल हैं। इनकी पहचान कंफर्म हो जाती है कि ये वही लोग हैं। इसके बाद फ्लाइट पर दोबारा से सीढ़ी लगा दी जाती है और जो पैसेंजर्स फंसे थे उन्हें फाइनली 7 दिनों के बाद छुड़ा लिया जाता है। ये जो दिन है 31 दिसंबर 1999 का है। इसी दिन मौलाना मसूद अजहर और उमर सईद शेख सबसे पहले मुल्ला उमर के पास जाते हैं, जो उस समय तालिबान का हेड था। इसके बाद मसूद सीधे ओसामा बिन लादेन से मिलने जाता है। करीब 1 महीने तक ये अफगानिस्तान में ही रुकता है। इन 1 महीने के भीतर जो तमाम लीडर्स थे आतंकी संगठनों के, अलकायदा के, उनसे मिलता है और भी लोगों से मुलाकात करता है। इसके बाद 31 जनवरी 2000 को अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान लौट जाता है। फिर मार्च 2000 में पाकिस्तान के कराची के एक मस्जिद में जुम्मे के दिन करीबन हजारों की तादाद में जुटे लोगों के बीच में एक संगठन की बुनियाद रखता है, जिसका नाम जैसे मोहम्मद रखता है और खुद को इस संगठन का लीडर घोषित करता है। यहाँ पर जैसे मोहम्मद का सीधा सा मकसद होता है कश्मीर को भारत से तोड़कर पाकिस्तान में शामिल कराना और वहाँ पर उथल पुथल कराना। जो भी यूथ्स हैं उनका ब्रेन वॉश करके टेररिज्म ज्वाइन कराना, भारत के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाना और भी चीजें। इसके बाद भारत में तमाम बड़े बड़े आतंकी हमला करा चुका है। 13 दिसंबर 2001 इस दिन लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के 5 टेररिस्ट द्वारा भारत के पार्लियामेंट पर अटैक किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के 6 जवान, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के 2 जवान और एक माली शहीद हो गए थे। 2 जनवरी 2016 को मॉर्निंग में 3:30 पर पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर जैसे मोहम्मद के आतंकियों द्वारा अटैक किया गया था। इस अटैक में इंडियन एयरफोर्स को निशाना बनाया गया था। इसमें 7 जवान शहीद हुए थे। 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित इंडियन आर्मी के आर्मी हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया था। ये अटैक भी सुबह में 5:30 पर ही किया गया था, जब हमारे जवान निहत्थे सोए हुए थे। इसमें भी जैसे मोहम्मद के ही आतंकी थे। 14 फरवरी 2019 को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जा रही CRPF के गाड़ियों पर अटैक किया गया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसमें भी जैसे मोहम्मद के ही द्वारा एक गाड़ी में 300 kg से अधिक विस्फोटक लोड कराया गया और एक आतंकी द्वारा CRPF के जवानों से भरी गाड़ी से टक्कर करा के विस्फोट करा दिया गया। ये जितने भी इंडिया के अंदर आतंकी हमले हुए हैं, इन सारों में जैसे मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड बताया जाता है।